रामलाल जी, चंपालाल जी आ गया व्यवहारिक है। मुझे जिस तरह का आज आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है, दे रहे हो, आने वाली 25 तारीख को जब आप मतदान करने जाओगे तो आपके इस प्यार और आशीर्वाद से मुझे लग रहा है कि आपके बेटे, आपके भाई, किसान नेता नरेश जी को 10वें नंबर पर जो चुनाव चिन्ह है किसान का गन्ना, एक किसान 10वें नंबर पर, उसके सामने वाला बटन दबाकर आप अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर इस गांव से, इस कॉलेज से भेजोगे, ऐसी में आशा और विश्वास करता हूँ। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाएंगे, नरेश भैया, नरेश भैया, किसान गन्ना, किसान गन्ना। हमारे प्रत्याशी नरेश जी जवान जी, मेरे साथी राम जी, बाबूलाल जी, चंपालाल जी और अन्य बाहर से जो भी पधारे हैं और अन्य समाज के लोगों से भी हमारी यह अपेक्षा है कि हमारे साथ वो 100% मतदान करें। जय हिंद, जय बोलो ठाकुर जी महाराज की, बोलो बजरंग बली की, बोलो बरौनी गांव की। राम राम साहब, देख बच्ची हंस गई। बरौनी गांव के सभी पंच पटेलों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, और आज हमें स्पेशल आशीर्वाद देने आए पूर्व प्रधान आदरणीय बाबूलाल जी खोर्रा, आपके बोर्रा जी, भाई साहब रामलाल जी, गुरु जी मुरली जी और सभी ग्रामीण वासियों, आपको मेरा राम राम। कई चुनाव आते हैं, चुनाव में नेता आते हैं, आपके बीच में वोट मांगते हैं, लेकिन ये कमी होता है जब आपका अपना आपके बीच में वोट मांगने आए और जिसको आप अपना मानो और वो बनने के बाद भी वो भी आपको अपना माने। अब तक 70 साल से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब से देश आजाद हुआ, जब से चुनाव हो रहे हैं, और आप हर 5 साल में विधायक बनाते हो, सरकारें बनती है, लेकिन मैं जब छिपा बड़ो छपरा की धरती पे गांव में घूम रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि जिनको अब तक आपने बनाया वो उनको आपने अपना मान के बनाया, आपने उनको राजा बनाया, लेकिन उन्होंने आपको अपना नहीं माना। उन्होंने अगर राजनीति की तो कुछ चंद लोगों की राजनीति की, पैसे की राजनीति की, उन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया। जबकि देश आजाद जब हुआ था तो देश की आजादी में जिन्होंने अपने बलिदान दिए, देश की आजादी के आंदोलनों में जिन्होंने अपना भाग लिया, भगत सिंह चाहता था कि देश जब आजाद हो जाए तो देश आजाद होने के बाद भी देश के जो हालात हैं वो सुधरने चाहिए। दलितों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, आदिवासी मुख्य धारा में आना चाहिए, कोई भी जातियों में मतभेद नहीं हो, सभी धर्म एक साथ उठ के बैठ के एक साथ बैठे। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने
इसी दृष्टिकोण को साथ लेकर संविधान का निर्माण किया ताकि सभी धर्म सभी जातियां एक जाजम पे बैठ के किसी तरह का उनमें मतभेद नहीं रहे, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो और सब लोग इस भारत को आगे बढ़ाए। महात्मा गांधी ने जब लास्ट में जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में जहां नेता प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, मंत्रिमंडल में भाग लेने के लिए जा रहे थे, वहां उस समय एक बार इस देश में पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान के पूरे देश में दंगे हो रहे थे और उस समय जब दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी ने सब कुछ छोड़ के उन दंगों के बीच में आमरण अनशन पे बैठ गए और ये सोच कहा कि जब तक ये हिंदू मुसलमान के दंगे शांत नहीं हो जाते, जब तक भाईचारा कायम नहीं हो जाता, जब तक मैं अपना अन्न पानी त्यागता हूं। और वो अनशन पे बैठ गए थे। और महात्मा गांधी ने जब देश के लिए जो कुर्बानियां दी, जो उन्होंने संघर्ष किया, उसको मानते हुए लोगों ने उनकी बात को माना और देश में दंगे खत्म हो गए। लेकिन उस समय राजनीति में जो लोग आते थे वो सेवा भाव के माध्यम से राजनीति में आते थे। उनका मन ये रहता था कि हम गरीब जनों का, जिनका कोई रखवाला नहीं है, जो गाँव में रहते हैं, जो ढाणियों में रहते हैं, जिनकी सुख सुविधाएं जिनके घरों तक नहीं पहुंची, जिनके घरों तक कोई स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं और जिसके पास कुछ नहीं है, उनके लिए सेवा करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं, एक जमाना था जब हमारे एरिया में एक एमएलए हुआ करते थे, राम गोपाल जी जारवाल साहब। आपने राम गोपाल जी जारवाल साहब का आज भी अगर घर जाके देखा हो तो आज भी वो कोलुओं के घर में रहते हैं, आज भी उनका घर कच्चा है। और उस राम गोपाल जी ने जिन्होंने ईमानदारी की राजनीति की, इस तरह के बहुत से उदाहरण हमारे आसपास मिल गए। लेकिन वो बेचारे वो तो घर बैठ गए और जिन्होंने पैसे की राजनीति की, जिन्होंने व्यापार की राजनीति की, जिन्होंने राजनीति को धंधा बनाया, जिन्होंने गिनती के चंद लोगों के इर्द गिर्द एक समूह बना के और जनता जनार्दन को लूटा, उन्हीं को लोग वोट देते, उन्हीं को लोग चुनते। और उसका कारण यह है कि जब जनता को दो चोरों में से सिलेक्शन करना हो, जब लोगों के पास दो व्यक्ति आए और वो तय करते हैं कि कौन बड़ा चोर कौन छोटा चोर, एक बार बड़े चोर को हरा देते हैं, छोटे चोर को वोट इसलिए दे देते हैं क्योंकि दो चोरों के अलावा तीसरा व्यक्ति वहां कोई मिलता नहीं। फिर दूसरी बार नंबर आता है तो छोटे चोर को फिर वो जिता देते हैं कि इस बार बड़े चोर को जिता देते कि छोटे चोर ने कुछ नहीं किया तो इसलिए। और यही यहाँ पे हो रहा है छबड़ा छिपाबड़ौद में। 70 साल से आपने जिनको बनाया है, जिनको वोट दिया है, जिनको राजा इस उम्मीद से बनाते हो कि ये हमारे साथ न्याय करेंगे, हमारी जो समस्या है उनको दूर करेंगे, हमारे दुख दर्द को बांटेंगे, किसानों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों से जब से थर्मल पावर प्लांट छपड़ा में खुला है, कवाई में अडानी खुला है, उन सारे नेताओं का ध्यान अगर कहीं है तो उसकी राख बेचने में ध्यान है, थर्मल प्लांटों को बेचने में ध्यान है। जो उनके प्रधान प्रमुख सरपंच जितने भी बैठते हैं उनसे केवल वसूली, पैसों की वसूली वो लोग करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे 20 साल की छात्र राजनीति जयपुर में 1 रुपए का दाग आज दिन तक नहीं है। मेरे ससुर साहब सामने बैठे, मेरे परिवार को आप जानते होंगे, आज दिन तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे परिवार को, मेरे मिलने वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे हर एरिया के लोगों को नीचा देखना पड़ा हो। और मैं यही चाहता हूं कि भगवान मुझे इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे, जिन पद चिन्हों में मैं चल रहा हूं, जिस ईमानदारी की राजनीति मैंने अब तक की है, उस राजनीति को मैं जिंदगी भर करता रहूं। जिस राजनीति में मैं आया हूं उसको समाज सेवा का मार्ग बना के समाज सेवा करता रहूं। और जब से आपके बीच में आया, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ, किसान की खेती करता हूँ, मेरा बाप जिस घर में पैदा हुआ वहाँ केवल खेती बाड़ी से हमारी इनकम सोर्स थी। गाँव, छोटे से गाँव में पैदा हुआ हूँ तो मुझे गांव के दुख दर्द पता है, किस तरह से किसान खेतों में काम करता है, उसके समस्याओं का मुझे पता है। और जब पिछली 3-4 महीने से आपके क्षेत्र में आया तो यहाँ एक आंदोलन कुछ धाकड़ बंधुओं ने चला रखा था। उनका आंदोलन था कि किसानों को बीमाओं के पैसे दिलाए जाएं, किसानों की बिजली की समस्या को दूर किया जाए।
लेकिन मैं राजनीति दूसरी तरह की करता हूं। मैं राजनीति केवल ज्ञापन देने की नहीं, धरना देने की नहीं, मैं केवल फॉर्मेलिटी करने की नहीं करता। मैं या तो किसी लड़ाई में कूदता नहीं हूं, और अगर किसी लड़ाई में कूद गया तो जब तक उस लड़ाई को जीत नहीं जाता, जब तक मैं सुकून की नींद नहीं सो सकता। और आपने देखा होगा जब आपका बेटा जब झबड़ा में आया, और जब पहली बार झबड़ा के लोगों ने मुझे बीमा के पैसे दिलवाने के लिए बुलाया, तो मैं उनके साथ धरना स्थल पे चला गया। एसडीएम के यहाँ गया, एसडीएम मिला नहीं, अधिकारियों ने सुनी नहीं। मैंने कहा या तो नरेश आता नहीं, नरेश आया है तो नरेश की मांगे माननी पड़ेगी, और नहीं मानोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। प्रशासन ने कहा कि गिरफ्तार कर लेंगे, प्रशासन ने कहा कि मुकदमा लगा देंगे। मैंने उस प्रशासन से कहा कि मैं जिस गुरु को अपना गुरु मानता हूँ, जिस नेता को अपना गुरु मानता हूँ, उस पे 116 मुकदमे, मेरे पे तो मात्र 19 मुकदमे अभी तक लगे। अगर जनहित के लिए, समाज सेवा के लिए, अगर किसानों के लिए अगर 100 मुकदमे भी लग जाए, 100 मुकदमों की हिट सेंचुरी भी लग जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसानों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए अगर नरेश मीणा 1000 बार जेल जाना भी पड़े तो नरेश मीणा जेल जाने के लिए तैयार है। और जब लोगों ने, प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी, तो आपको पता होगा, या तो कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला ने ट्रेन करौली में गुर्जर समाज को उनके अधिकार दिलाने के लिए रेल रोकी थी, पटरियां उपाड़ी थी, और या फिर इस हाड़ौती की धरती पे पहली बार आपके बेटे ने ट्रैक्टर सहित रेल की ट्रेन की पटरी पे बैठ गया था। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका ये नतीजा निकला, जो परसों से धरने प्रदर्शन हो रहे थे, जो बीमा का पैसा नहीं वो मिल रहा था, उसके बाद किसानों का 81 करोड़ रुपए का बीमा सरकार ने जारी कर दिया। सरकार ने 81 करोड़ का बीमा जारी किया, लेकिन कलेक्टर, एसपी, जो यहाँ के मंत्री प्रमोद जैन भाया की गुलामी करते थे, जो रात को 3-3 बजे उसके ऑफिस में बैठ के, घर में बैठ के उससे आदेश लेते थे, उनको लगा अगर ये 81 करोड़ रुपए जनता तक पहुंच गया तो नरेश मीणा की वाहवाही होगी, नरेश मीणा की तारीफें होगी। और यही कारण है कि वो 81 करोड़ रुपए को कलेक्टर अपने ऑफिस में रोक कर बैठ गया। आपको पता है, जब यहाँ के लोगों ने मुझे बिजली की समस्या बताई, तो आपका बेटा बिना डरे, बिना मुकदमे के डरे आईएन के ऑफिस में घुस गया, आईएन को पकड़ लिया, और उसके बाद लाइट के सुचारू रूप से आया। मेरे को यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ हर साल खाद की लाइन में लगना पड़ता है, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, उसके बाद पुलिस लट देती है और फिर भी खाद नहीं मिलता, और हमें दुगने पैसों में, तिगने पैसों में मध्य प्रदेश तक खाद लेने जाना पड़ता है। तो मैंने जब मैं जेल से छूटा तो कलेक्टर को कहा कि इस बार 12 जिले का किसान नरेश मीणा के रहते हुए खाद की लाइन में नहीं लगेगा, कोई पुलिस वाला किसान के लठ नहीं मारेगा, और किसी किसान को खाद के कट्टे के 1 रुपया ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। और यह बात अब आप सबके सामने है कि इस बार किसानों को ना तो खाद की लाइन में लगना पड़ा और ना 2 रुपए खाद के ज्यादा देने पड़े। मैंने मेरी जिंदगी में आंदोलनों की राजनीति की है, गरीबों के आंसू पहुंचने का काम किया है। जब जयपुर में नेतागिरी करता था तो जो गांव के बच्चे पढ़ने आते थे, जिनको कोई रास्ता नहीं बताता था, उनको भी आपके बेटे ने जयपुर में रास्ता बताया, और राजस्थान की राजनीति में एक नई राजनीति पैदा मैंने की। मैं चाहता हूं जिस तरह से राजेश पायलट साहब ने सरु समाज को, सभी जातियों लेके पूर्वी राजस्थान में किसान राजनीति को परचम फहराया, किसान राजनीति को बढ़ाया, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह ने इस देश में किसान राजनीति का झंडा ऊंचा किया, जिस तरह से महेंद्र टिकैत, राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन किए, किसानों की लड़ाई लड़ी, उसी तरह आपका बेटा भी अब इस हाड़ौती की धरती पे किसानों की लड़ाई लड़ना चाहता है, किसानों की हकों की लड़ाई लड़ना चाहता है, किसानों के दुख दर्द को बैठना चाहता है, किसानों की समस्या को दूर करना चाहता है। जो किसानों के बच्चे नौकरी लगने के सपने से अडानी के चक्कर काटते, जो किसानों के बच्चे चौकी थर्मल के चक्कर काटते कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो अगर जो हमारे प्राइवेट जो फैक्ट्रियां खुली उनमें हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दोनों थर्मल में आप चले जाओ, मध्य प्रदेश से हजारों की तादाद में लड़के नौकरी करते, बिहार उत्तर प्रदेश से आके नौकरी
नौकरी कर रहे हैं। और छबड़ा छिबड़ों का छात्र युवा जिसने ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रही है, जिन्होंने डिग्रियां ले रखी है, वो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं। 70 साल में प्रताप सिंह भी 6 बार MLA बना, मंत्री बना। करण सिंह यहाँ से MLA बना, 1 बार चुनाव प्रत्याशी के रूप में लड़ा, लेकिन आज दिन तक करण सिंह ने अगर किसी भी किसान के बेटे का एक भी बच्चे को थर्मल में नौकरी लगाई हो तो मुझे बता दो। छपरा छिपा विरोध में प्रताप सिंह भी, करण सिंह ने एक भी किसान के बेटे को नौकरी लगाई हो तो मुझे बता दो। एक बार भी किसानों को बीमा दिलाने के लिए कलेक्टर को, SPी को ज्ञापन दिया हो तो मुझे बता दो। एक भी बार बिजली विभाग वालों को घेर के ये कहा हो कि किसानों को रात में लाइट नहीं मिलनी चाहिए, दिन में लाइट नहीं मिलनी चाहिए। जब यहाँ के IN अधिकारी, कर्मचारी, यहाँ के नेता सर्दियों में जब ठंड की पड़ती है तो रजाई ओढ़ के मकानों में, घरों में सो जाते हैं। उस समय जब किसान बेचारा सर्दी पड़ती है, पुरुष सरसों रहती है, उस समय किसान कैसे खेती करता होगा, कैसे मेहनत करता होगा। आज दिन तक कभी करण सिंघवी ने पूछा हो तो बता दो। नहीं पूछा। आपका बेटा किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांग रहा, आपका बेटा किसी झंडे के नीचे वोट नहीं मांग रहा। आपका बेटा तो किसान पार्टी के नाम पे किसानों की दम पे चुनाव लड़ रहा है, किसानों के बेटों की दम पे चुनाव लड़ रहा है। जय जवान जय किसान के नारे के साथ छबड़ा छिपा विरोध में चुनावी मैदान में उतर रहा है। और मैं सोचता हूँ ये चुनाव अब नरेश का चुनाव नहीं रहा, अब ये चुनाव किसी जाति वादी का चुनाव नहीं रहा। ये चुनाव इस छबड़ा में किसान का प्रतिष्ठा का चुनाव है। एक तरफ किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है, दूसरी तरफ एक तरफ सेठ जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ठाकुर साहब चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये छबड़ा चुनाव की जनता को तय करना है कि ठाकुर साहब को वोट देना है, सेठ जी को देना है, या एक उस किसान के बेटे को देना है जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जो पला बड़ा खेतों में, उसको वोट देना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी जब मैं वहां से छबड़ा से आपके इस इलाके में आया हूँ तो मैं मेरे यादव समाज के एक पटना गांव में गया हूँ। मैं यादव समाज के पटना गांव में गया हूँ। उसके पहले कुमाऊं समाज का एक गांव था, वहां पे गया हूँ। उसके बाद में नारायणपुर में भील समाज के पास में जाके आया हूँ। 4-5 गांव जो दूसरे समाजों के गांव थे, उन्होंने भी, वो भी उसी तरह स्वागत कर रहे हैं जैसे आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हो। और ये छबड़ा छिपा विरोध में शायद पहली बार हो रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को 36 कौम, सारे धर्म मिलके वोट दे रहे, और इस उम्मीद के साथ वोट दे रहे कि नरेश मीणा अगर MLA बनेगा तो यहाँ के किसानों को रात में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ के किसानों को तहसील में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यहाँ के किसानों को थानों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। मैं तो आपसे वादा करता हूँ आपके इस बेटे को बढ़ा दो, ईमानदारी की राजनीति करूंगा, भ्रष्टाचार को जड़ों से उखाड़ के फेंक दूंगा, दलालों की दलाली बंद कर दूंगा। और जो आपके यहाँ अफीम की खेती होती है, और सब लोग कहते हैं कि हर साल जब भी अफीम के पट्टे जारी होने लगते हैं तो नारकोटिक्स में बैठे भ्रष्ट अधिकारी वो नारकोटिक्स में अपने दलाल ढूंढते, वहां से मैसेज देते कि जितना पैसा लूट सको, जितना पैसा ला सको, उतना पैसा लेके आ जाओ और पट्टे हमसे ले जाओ। आपका बेटा ये कहना चाहता है कि वो जो नारकोटिक्स का डीओ बेटा है, वो नारकोटिक्स में जो डीओ बेटा है, वो जनता का सेवक है, वो बाबू है, उसको उसी तरह कर दूंगा जैसे अय्यर के साथ किया था। वो नारकोटिक्स का डीओ जो कोटा में बैठा है, अगर आपका बेटा MLA बन गया तो अगली बार जब सीजन आएगा तो जिस तरह से आपके बेटे ने कलेक्टर और SPी को ट्रैक्टर पे खड़ा कर दिया था, उसी तरह उस डीओ को आप सब किसानों के बीच में ऑफिस के बाहर बिठा दूंगा और कह दूंगा अगर तू ईमान कर रहा है, जो कानून बना रहा है, जिसके तहत पट्टे देने, वो सबको सार्वजनिक कर दे, किसी की फूटी कोडी नरेश मीणा पट्टों के नाम पर लगने नहीं दे। और आपको ये भी पता होगा
जिस दिन मैंने रेलवे ट्रैक पे ट्रैक्टर चलाया था, उसके बाद हमारे जो शुभचिंतक थे उनका फोन आया कि भाई साहब आपको पुलिस उठाने के लिए 12 से काफिले के साथ रवाना हो गई। और मैं मेरा आंदोलन खत्म करके मैंने मेरे साथ वालों से कहा था कि चलो महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन करके आ जाते हैं। और जब मैं महाकालेश्वर उज्जैन के दर्शन करने गया तो बीच में हरनावदा थाने वालों ने बैरिकेडिंग लगा के मुझे गिरफ्तार कर लिया था। और जब उन्होंने गिरफ्तार किया उसके बाद जब वो मेरे को ले जाके बाहर ले जा रहे थे, खुद एडिशनल एसपी डिप्टी मेरे अगल बगल बैठे थे। कड़िया गांव के लोगों ने देरी में उनको घेर लिया था और उनको अगर मैं हाथ नहीं जोड़ूं, पैर नहीं पड़ूं तो उस एडिशनल एसपी को डिप्टी को वहीं मार देते। वो एसपी एडिशनल एसपी पूरे 12 जिले की पुलिस को उस दिन ये पता लग गया था कि अगर नरेश मीणा पे हाथ उठाने की कोशिश की, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इस 12 में भूचाल आ जाएगा, थाने नहीं बचेंगे, सिपाहियों के पास वर्दी नहीं बचेगी। और उसका फर्क क्या पड़ा? उसका फर्क यहाँ के किसानों को ये पड़ा कि पिछले 3 महीने 4 महीने से अगर एक भी केस 29 का हुआ हो तो बता दो। एक भी 29 का जो छूटे अफीम में जो केस लगा के बंद कर देते, एक भी केस अफीम का छूटा नहीं हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ नरेश को एमएलए बना दो। ये जो पुलिस के मुखबिर हैं ये मुखबिरी देते बंद हो जाएंगे। पुलिस के सिपाही बिना वजह आपके गांव में घूमना बंद कर देंगे। थाने वाला थानेदार केवल वही काम करेगा जो उसको ड्यूटी मिली है। वो केवल पैसे खाने के लिए, पैसे घर भरने के लिए, जेब भरने के लिए आपके बीच में नहीं डोलेंगे। ये मेरी गारंटी है। और ये ताकत तो आपने देख ली होगी, ये ताकत तो आपने देख ली होगी। जब मैं आंदोलन कर रहा था, एक डिप्टी आपके यहाँ नौकरी करता था, पुलिस का डिप्टी था, उसको पता था नरेश मीणा चुनाव लड़ने आ रहा है और नरेश मीणा किस स्टाइल से चुनाव लड़ेगा। वो डिप्टी तबादला करके चला गया। आपका बेटा किसी से कम नहीं है। आपका बेटा जयपुर में डीजी से लड़के आया है, मुख्य सचिव से लड़के आया है। इन कलेक्टरों को, एसपीओ को आपका बेटा बाबू मानता है। बाबू कलेक्टर एसपीओ को आपका बेटा बाबू मानता है। बाबू जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला, जैसे कर्नल किरोड़ी सिंह जी भैंसला राजस्थान के मुख्यमंत्री को फोन कर देते थे। जब किरोड़ी सिंह जी भैंसला सड़क पे आंदोलन करते थे तो राजस्थान का मुख्य सचिव, राजस्थान का डीजीपी उनसे वार्तालाप करने आता था, उनकी बात सुनने आता था। ये जो सैकड़ों कलेक्टर एसपी घूम रहे, बोल रहे, जिलों में कलेक्टर लग रहे, इनकी तो औकात भी नहीं रहती थी कि कर्नल भैंसला जी से बात कर ले। नरेश मीणा भी कर्नल भैंसला बनना चाहता है। नरेश मीणा भी कर्नल भैंसला बनना चाहता है। अगर आपके बेटे को एमएलए बना दिया तो आपका बेटा कलेक्टर एसपी से बात नहीं करेगा, सीधा या तो मुख्य सचिव से बात करेगा, इस राजस्थान के डीजीपी से बात करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन नरेश मीणा 3 तारीख को अगर चुनाव जीत जाता है तो सबसे पहली मेरी जो गारंटी है वो ये है, उसी दिन मैं ये कह दूंगा कि आज के बाद 12 का किसान रात में मेहनत नहीं करेगा। लाइट देनी हो तो दिन में दो, अगर रात में लाइट दोगे तो एडिशनल चीफ एक्शन अयन जयन तुम्हें भी मैं रजाई में नहीं सोने दूंगा। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया, आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये जो छबड़ा छिपा विरोध के लाखों हजारों लोगों को इकट्ठा करूंगा, आप सबको इकट्ठा करूंगा, घर घर जाके कहूंगा कि अब गया जमाना, अब आपके बच्चों को नौकरी लगाने के लिए आंदोलन करूंगा। सब जनता को इकट्ठा करके और अडानी की कवाई की जो फैक्ट्री है उसमें ताला लगा दूंगा, छबड़ा की फैक्ट्री में ताला लगा दूंगा, घेर के बैठ जाऊंगा और कह दूंगा जो बाहर के जो लड़के नौकरी करते हैं उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ से निकाला जाए। ये फैक्ट्री तभी चालू होगी जब यहाँ के बच्चों को, यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार दोगे, तभी ये थर्मल पावर प्लांट और ये पिछली बार मैं मोकापुरा गया, अमला
अमलावदा गया, अमलावदा मोकोपुरा गया, उधर के गांव में गया रावा राय खेड़ी। अरे आप कितना बड़ा दुर्भाग्य, इधर पार्वती बहती है, इधर परवन बहती है, इधर पार्वती बहती है, इधर परवन बहती है। परवन से लिफ्ट योजना से मोटरों से पानी अडानी की कवाई की फैक्ट्री में आ सकता है, परवन से मोटरों से पानी थर्मल में आ सकता है, तो फिर तुम्हारे खेतों में पानी क्यों नहीं आ सकता? फिर तुम्हारे खेतों में पानी क्यों नहीं आ सकता? जब पंजाब से इंदिरा गांधी नहर गंगानगर जैसलमेर में आ सकती है, उस रेगिस्तान को हरा भरा कर सकती है, तो हमारे यहाँ तो 4-4 नदियां बह रही है, उन नदियों का पानी तुम्हारे खेतों तक क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर आपका बेटा, अगर आप लोग जागरूक होते और 70 साल से इस सेठ को नहीं बनाते, इस सेठ के परिवार वालों को नहीं बनाते, इस करण सिंह को नहीं बुलाते, जो बात आज आपका बेटा कह रहा है, हो सकता है पानी की समस्या के लिए बरस लगे, लेकिन ये बात अगर 20 साल पहले कोई नेता कह देता, जब यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी बनी थी, उनके कान में कोई नेता ये कह देता कि साहब पार्वती पे डैम बना दो, परवन पे डैम बना दो, और लिफ्ट योजना से इन किसानों को जो आपके क्षेत्र में आते हैं, आपको वोट देते हैं, इनके किस खेतों तक पानी पहुंचा दो, तो मैं वादा करता हूं 2 बार वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, वो आपके खेतों तक पानी जरूर पहुंचा देते। जब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में उसकी मांग उठने लग गई, वहां की जनता जनार्दन, वहां के नेता खड़े होकर ये कह रहे हैं कि चंबल के पानी को सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर, धौलपुर के खेतों तक पहुंचाओ, तो चंबल हमारे बीच में, परवन हमारे बीच में, पार्वती हमारे बीच में, आपका बेटा एक ऐसा आंदोलन करेगा जिसमें ये कह देगा कि ये जो नकाउद्रा डैम बन रहा है, इसका पानी आगे जब जाएगा, पहले छबड़ा छिबरोद के खेतों को पानी मिलेगा। अब बताओ कोई कमी? कोई कमी? आपका बेटा आंदोलन करना जानता है, आपका बेटा जेल जा सकता है, आपका बेटा मुकदमे खा सकता है, आपका बेटे का चुनाव आपने देख लिया। लोग छपड़ा में कह रहे हैं कि यार कुछ भी हो, रिजल्ट का तो पता नहीं, लेकिन नरेश मीणा ने कांग्रेस बीजेपी को चुनाव लड़ना सिखा दिया। कई लोग कह रहे थे कि करण सिंह आया था, गांव में 3-4 गाड़ियां थी, हमने पूछा साहब नरेश मीणा तो 50 गाड़ी लेके चल रहा है और आप 5 गाड़ी लेके आते हो, तो उन्होंने करण सिंह जी ने कहा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, ये प्रशासन वाले मुझे 5 गाड़ियों से ज्यादा परमिशन नहीं देते, तो उन्होंने कहा साहब वो आचार संहिता नरेश मीणा के सामने कहाँ चली जाती है? नरेश मीणा का डीजे भी बज रहा है, घोड़ी भी चल रही है, गाड़ियां भी चल रही है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे युवा साथियों, मेरे किसान भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपका बेटा किसी से भी कम नहीं है, आपका बेटा किसी से भी कम नहीं है। प्रताप सिंह सिंघवी, करण सिंह जैसे तो राजस्थान में 200 एमएलए घूमते, इनको कोटा के बाहर कोई नहीं जानता, इनको कोटा के बाहर कोई नहीं जानता, आपके बेटे को तो पूरा राजस्थान जानता। और देख लो, कल परसों से देखना, पूरे राजस्थान के सर्व समाज के लोग आपके बेटे को वोट दिलाने, समर्थन मांगने आपके बीच में आएंगे। आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरा स्वागत किया, आपने मेरा सत्कार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो एससी समाज हमारे गांव के बीच में रहता है, क्या एससी समाज, बंजारा समाज, लोधा समाज, कोई अन्य समाज, और जो सरपंच, जिला परिषद डायरेक्टर बनने की सोचते हैं, क्या जो सरपंच बनने की सोचते हैं, डायरेक्टर बनने की सोचते हैं, जिला परिषद बनने की सोचते हैं, उनसे आप ये कह दो कि सरपंच जब बनाएंगे जब नरेश को वोट दिलाओ।
कोई भी आपके यहाँ एससी समाज कोई दूसरे समाजों के लोग आए और उनको नेतागिरी करने का शौक हो तो उन्हें अगर बनने का मौका है, आपसे मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय बाबूलाल जी खोर्रा साहब, कलमोदिया में एक अल्पसंख्यक व्यक्ति है जो सरपंच है और उसको सरपंच बनने का बार बार शौक रहता है, उनको भी कह दो कि भैया जो हमारे नरेश की मदद करेगा उसी की हम आगे चुनाव में मदद करेंगे। ठीक है भाई, जो नरेश के साथ रहेगा और नरेश की जो मदद करेगा आगे सरपंच डायरेक्टर जिला परिषद उन्हीं को बनाएंगे। ठीक है।